हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉच विथ मी 24। मैं रुपेश तिवारी आप सभी लोग का इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं बीजेपी के जिला महासचिव के नेता हैं और उनका नाम है श्री संदीप तिवारी। और आज हम बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे कि मीरा भाईंदर की फ़िलहाल की स्थिति कैसी है और उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। तो संदीप सर, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूवर्स को। नमस्कार, मैं संदीप तिवारी, जिला महामंत्री उत्तर भारतीय मोर्चा मीरा भाईंदर शहर भारतीय जनता पार्टी एवं अध्यक्ष संस्थापक हेल्प यू बडी फाउंडेशन एनजीओ। हेल्प यू बडी जी। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जैसे आपने बताया कि जिला महामंत्री हैं आप, जिला महामंत्री का सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? जिला महामंत्री का जिम्मेदारी होता है कि जो जिला अध्यक्ष जी के नीचे हम लोग काम करते हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग अपने संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जिला महामंत्री का जो पद है पूरे जिले को कार्यकर्ताओं को लेके चलने का काम, कहाँ पे कौन सी मीटिंग रखना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, ये काम जिला महामंत्री का होता है। खैर, मैं इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब ये नहीं पता होता है कि महासचिव का काम क्या है, सचिव का काम क्या है, महामंत्री का काम क्या है। उनके नज़र में सिर्फ यही रहता है कि एक तो नगर सेवक हो गए, दूसरे विधायक हो गए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी पोजीशन लोगों को पता होती है। खैर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप अभी मीरा भाईंदर में स्थित है, तो अभी मीरा भाईंदर की जो स्थिति है मतलब उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब ये कितना सही दिशा में जा रहा है हमारी सिटी या फिर कितने गलत डायरेक्शन में जा रहा है? जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से कि मीरा भाईंदर शहर आज के 10 साल पहले क्या था और आज क्या है। आज मीरा भाईंदर शहर को मुंबई जैसे शहर में गिना जाता है। और मैं बता दूं कि मुंबई के बॉर्डर पे ही मीरा भाईंदर शहर ज़िला है। आज मीरा भाईंदर शहर में कोर्ट है, कलेक्ट्रेट है, आरटीओ है, नगर पालिका है और सारी सुविधाओं से मीरा भाईंदर शहर ज़िला जो है इसमें सजा हुआ है। जैसे कि हम मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जैसे मोदी जी का एक स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास जी। तो अभी के समय में जैसे लोगों का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ सबका साथ चाहिए पार्टी वालों को, लेकिन विकास सिर्फ उन्हीं का हो रहा है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे पंत प्रधानमंत्री जो हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो है रविंद्र चौहान साहब जी और हमारे मीरा भाईंदर के जो जिला अध्यक्ष है दिलीप जैन जी और यहाँ के लोक लाडले विधायक नरेंद्र मेहता जी, हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान ये हमारी पार्टी का नीति है और इसी नीति पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज के डेट में आप ये समझ लो कि यहाँ के महायुति की सरकार में 2 विधायक यहाँ के पार्टी के हैं, महापौर भी पार्टी के हैं। तो ये विकास ही है ना, जनता तो विकास ही देखती है। लेकिन जनता तो ये कह रही है ना कि विकास, सबका साथ सबका विकास तो बोले हैं, लेकिन विकास सिर्फ नेताओं का हो रहा है, लोगों का नहीं हो रहा है। क्योंकि लोगों की जो निजी जो समस्या है, जैसे बहुत बेसिक चीज़ें जिसे हम कहेंगे कि जैसे पानी का समस्या हो गया, चाहे खुली गटर है, बदबू जिसमें आ रही है, जिसमें प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, मतलब ऐसी बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मतलब प्रोवाइड हो ही नहीं पा रहा, जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट मीरा भाईंदर में काफ़ी टाइम से स्थित है। तो इतना समय आखिर इन बेसिक चीज़ों को मतलब क्यों लग रहा है? देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक जनता जनार्दन को रोड चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, यही समस्याएं उनकी होती है। तो आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि इन सब समस्याओं का समाधान हो चुका है। आप अभी जगह जगह कंक्रीट रोड बन गए हैं, वापस दोबारा रोड टूटने के मतलब वो है नहीं कि 10-20 साल तक रोड कोई
इधर उधर होने वाला नहीं है, न कहीं एक गड्ढा होने वाला है। इसके पहले जो भी रोडें थी वो डामर वाला रोड था, तो डामर वाले रोड हमेशा क्या बड़ी गाड़ियां आती थी तो टूट जाता था। लेकिन अभी मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी का जो महापौर हैं और नगर पालिका भी हमारे महापौर जो हैं वो चला रहे हैं, पार्टी भी चला रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि रोड का काम तो समथिंग 80% पूरे मीरा भाईंदर शहर में हो चुका है। गटर के लिए हम कहना चाहेंगे कि गटर का भी जितने भी ड्रैगन ये है अंदर, जितने भी गटर अंदर से नाली वगैरह है, सभी का काम बारिश के पहले हो चुका है, सब बन चुका है। थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो भी अभी हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि नगर पालिका 2022 में यहाँ के जो आम नगर सेवक और महापौर थे, सबकी जो है 2 साल बाद 3 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, तो नगर पालिका के ऊपर जिम्मेदारी थी, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन अभी हमारे जो यहाँ के लोक लाडले विधायक नरेंद्र मेहता जी हैं, वापस उस कार्य को गति दे रहे हैं, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। और रही बात पानी की समस्या का, तो आप सब देख रहे हैं कि सोरिया डैम लगभग रेडी हो चुका है और जगह जगह पूरे मीरा भाईंदर शहर में नाली का जो ये पाइपलाइन का काम चालू है। जगह जगह जो गड्ढे हो रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा, गड्ढे जो है वो पाइपलाइन के बनाए जा रहे हैं। तो जितनी भी बिल्डिंगें हैं जहाँ पानी की समस्याएं हैं, जितने भी झोपड़े हैं जो पानी की समस्या है, वो सब आने वाले समय में 1-2 साल में सब खत्म हो जाएंगे। खैर, जैसे आप बताएं कि पानी की समस्या, चाहे गटर की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे जी। तो मतलब ये आखिर इसे इतना वक्त क्यों लग रहा है? मेरा क्वेश्चन, मतलब मैंने वही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर काफ़ी सालों से, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 सालों से ही है, जो है बीजेपी की सरकार 2014 से आई है, फिर भी 10 साल मान 2014 से समझो 2014 से 2019, उसके बाद फिर अपक्ष का रहा और फिर से वापस बीजेपी की सरकार यहाँ पे आई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले की संख्या यहाँ कम थी, पहले लोग कम थे। अभी मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी जो ये विधानसभा की 2 सीटें हैं, लेकिन अभी सर्वे होगा तो अगली बार ये विधानसभा 3 सीट हो जाएगी। अच्छा, तो जनता बढ़ गई है। और हमारा क्या, जो मीरा भाईंदर शहर है, मुंबई का बॉर्डर है और वसई विरार पालघर का बॉर्डर इधर थाना का, तो बीच में हम लोग हैं। तो प्रॉपर जो है, जो नई नई बिल्डिंगें डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। आज के डेट में जो कांदीवली, मलाड, गोरेगांव जो डेवलपमेंट है, सेम मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट है। तो तेजी से विकास होने के नाते जो लोग उस तरफ थे या इस तरफ थे, काफी लोग यहाँ पे आके बसे, तो जिसकी वजह से जब पब्लिक बढ़ेगी तो थोड़ी समस्याएं तो जरूर होगी, लेकिन उस समस्याओं का निदान करने के लिए हमारे नेतागण लगे हुए हैं, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर आपने जैसा भी बताया कि बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, मुंबई के लोग यहाँ पर आके बस रहे हैं, वसई साइड के लोग आके यहाँ पर बस रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो मतलब अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसपे किसी का कोई लगाम नहीं है, और कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं जो मतलब ऑथेंटिक है, लेकिन वहाँ पर पानी की समस्या है, पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। इसका क्या रीज़न हो सकता है कि मतलब अवैध निर्माण भी हो रहा है? अगर अवैध निर्माण हो रहा है तो क्या महापालिका को, चाहे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, क्या उनको ये चीज़ की खबर नहीं है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो निर्माण हुए हैं, आज के 20 साल पहले नगर पालिका नहीं थी। 25 साल पहले ये ग्राम पंचायत था। ये ग्राम पंचायत होने के नाते तो वो डिजाइन जो होती है वो डिजाइन नहीं बन पाई, तो लोग जैसे चाहे वैसे बिल्डिंग बना लिए, जो जैसे चाहा जहां अपना मकान बना लिया, तो लोग रहने लगे। और जब से नगर पालिका बना है तब से पूरा नक्शा जो है नगर पालिका के द्वारा पास किया जाता है, और जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं सब कोई अवैध नहीं है, यहाँ पे सब वैध बिल्डिंग है, और बाकायदा सबका IOD, CC, OC के साथ में सबको हैंडओवर किया जाता है जनता को। क्योंकि ऐसा काफ़ी बार ऐसा सुनने के लिए मिला है कि मीरा भाईंदर में बहुत सारे अवैध बिल्डिंग्स हैं, चाहे अवैध झोपड़े हैं, घर हैं, चौल हैं, जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, जबकि यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के जो भी लोग हैं सब जानते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें अवैध निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उससे कैसे परमिशन दे दिया जाता है कि मीटर बिल लगा लो, चाहे पानी का कनेक्शन लगा लो, जबकि वो अवैध है।
जी। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? नहीं, इसमें क्या है कि जैसे अभी बिल्डिंग जो भी बन रही है अवैध तो बन नहीं सकती, क्योंकि रेरा है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से रेरा का एक स्कीम डाला गया है, तो वहाँ तो बिल्डिंग अवैध हो नहीं सकती हैं। और रही बात जो झोपड़े वगैरह जहाँ लाइट मीटर वगैरह लग रहे हैं या ऐसी कोई बात है, तो हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। हमारे जो नेतागण हैं, नगर पालिका को आदेश दिए हैं कि कहीं भी किसी को कोई ऐसी सुविधा न दिया जाए जिससे वो असुविधा प्राप्त कर सके। राइट। तो कोशिश में है, और मोस्टली तो अभी ऐसा कोई निर्माण नहीं हो रहा है जहाँ जिससे कोई किसी को तकलीफ हो। अच्छा, ये भी मतलब लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बात बोलते हैं कि जैसे कि मीरा भाईंदर में बहुत ही ज़्यादा करप्शन का जो संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठेकेदारों की मनमानी बढ़ गई है, जिस पर कोई ना पूछने आता है, देखने आता है, कोई खबर नहीं लेता है। तो मतलब आपको लगता है कि ये सही है कि एक तो करप्शन, सेकंड थिंग ठेकेदारों की मनमानी, और जिसकी वजह से ऐसे बहुत बार हुआ है कि रोड पर लोगों का, बच्चों का, चाहे जो भी इंसान जो भी चलता फिर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी को गाड़ी आकर ठोक दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब ख़राब रोड है इसके कारण। तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ठेकेदार हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसके कार्यकर्ता हर जगह आपको उपलब्ध मिलेंगे। हर बिल्डिंग में 2, 4, 10 कार्यकर्ता हैं, और जहां भी काम सुचारू रूप से कंडक्टर करता है वहां पे कार्यकर्ता लोग पहुंच के उस काम को अपने अंडर में लेके खड़े होके, धूप या हो या छांव हो, कराते हैं। कहीं से कोई भी ठेकेदार गलत नहीं कर पाए, और अगर गलत करता भी है तो उसका खामियाजा उसको खुद भुगतना पड़ता है। खैर, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि इस टॉपिक से थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं जी। और मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा ना कि मैं थोड़ा सा आपके लिए एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि राजनीति में मतलब क्या आप मतलब कैसे राजनीति में आए, कैसे आपने क्या पहला पार्टी आपका बीजेपी ही था या फिर दूसरी पार्टी आपकी बीजेपी थी? चाहे आपने जो भी पार्टियां ज्वाइन की, चाहे बीजेपी आपने ज्वाइन किया, इसका क्या सबसे बड़ा कारण था? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले जब बॉम्बे में आया, मैं अपना परिचय आपको बता देता हूँ कि मेरा जो जन्मभूमि है वो यूपी से हूँ मैं। यूपी सुरियावा चौगुना एक गांव है, सुरियावा भदोही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो वहाँ मेरे परिवार में मेरे दादाजी प्रधान हुआ करते थे, और फिर मेरी दादी प्रधान हुई। फिर हमारे जो चाचा जी हैं वो 2 बार के आमदार हुए। दूसरे वाले चाचा जी जो हैं वो वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, जिनको यहाँ पे महापौर बोला जाता है, जिले के प्रथम नागरिक हुए। हमारे बड़े भाई जो हैं जिला पंचायत सदस्य हैं, छोटे भाई ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं। घर में ऐसे सभी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब पूरा फैमिली बैकग्राउंड हमारा राजनीति है। और हमें भी बोलते हैं कि हमारे अंदर भी सेवा करने का जो है जज्बा हमारे परिवार से आया। तो राजनीति तो नहीं करना है मुझे, लेकिन सेवा में दिलचस्पी रखता हूँ। मैं यहाँ बॉम्बे में भी आया हूँ तो राजनीति करने नहीं आया हूँ, मुझे सेवा करने का मेरा संकल्प है। एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बात बताई सेवा की, आपके पहले भी कोई एक व्यक्ति थे जिन्होंने यही बात मुझसे कहा था कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल का जो जनरेशन है संदीप जी, शायद आप भी अच्छे से जानते हैं कि उनका कहना है कि अगर आपको सच में सेवा ही करना है तो आप बिना पॉलिटिक्स ज्वाइन किए भी सेवा कर सकते हैं। एनजीओ, कोई एनजीओ को आप ज्वाइन करके भी सेवा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स ही क्यों? इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या है कि हमारा जो संकल्प है सेवा का संकल्प है, लेकिन ये भी सत्य है कि बिना पद के आप सेवा नहीं कर पाओगे। तो आपके पास कोई पद रहेगा तो आप दबाव बना के लोगों की समस्याओं का निवारण कर सकते हो, और आप अगर पदहीन हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान तो होगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन शायद वो जिसके लिए आप सेवा करना चाहते वो समय उसके पास ना हो। तो इसलिए जो है
पद आवश्यकता है। और आपने जो बताया आपका कुछ एक फाउंडेशन है, हेल्प यू जी, बडी, हेल्प बड़ी फाउंडेशन। तो वहाँ पर मतलब आपके उस फाउंडेशन में किस तरह की मदद लोगों को दी जाती है? हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा जो विज़न है वो है पौधे लगाओ वृक्ष बढ़ाओ। जल ही जीवन है। क्योंकि आप देख रहे हो कि आज के समय में पौधे लगाए नहीं जा रहे हैं और वृक्ष बहुत तेजी से जगह जगह काट दिए जा रहे हैं। तो हम लोग उसलिए संकल्पित हैं और मोस्टली हम लोग हर साल में जो है 1 लाख पौधा जो है हर साल लगवाते हैं अपने संस्था के माध्यम से। और हमारी संस्था जो है वो कई प्रदेश में काम भी कर रहे हैं। संस्था के कार्यकर्ता लोग अपने हिसाब से लोगों के यहाँ काम करते हैं। हम हर यहाँ बॉम्बे में भी हर महीने हम अनाथ आश्रम में जाके योगदान देते हैं। और जहाँ भी मेडिकल का इशू हुआ या फिर एजुकेशन ट्रस्ट में हुआ, तो जैसे भी होता संस्था जो है वहाँ पे कार्यरत काम करती है, लेकिन वो दिखाते नहीं हम लोग। मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब एक जैसे गुप्त दान कहा जाता है। जी जी जी, उस तरह का ये किया जाता है जी। खैर, अभी हम वापस मीरा भाईंदर के सब्जेक्ट पे आते हैं। जी। तो जैसे कि बताया जाता है कि अभी मतलब फिलहाल का जो मौजूदा जो समय है यहाँ पर अभी ऐसा हो गया है, शायद मतलब ऐसा सुनने में आया है कि क्या किसी एक पार्टी में, जैसे कहें बीजेपी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो क्या उस पार्टी में जो भी लोग कार्यरत है, तो क्या अंदर ही अंदर ऐसा कुछ मतलब गुटबाजी जिसे कहते हैं, जी जी, तो क्या वो गुटबाजी बीजेपी में भी चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत जगह देखने मिल रहा है। जी, मैं बता दूं आपको, देखो बीजेपी से जुड़ने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति वो सेवा भावी होता है। उसका किसी पद और प्रतिष्ठा का मोहताज नहीं होता है। वो विचारों से ही सेवा भावी होता है और उसका एक ही उद्देश्य होता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। तो और ये जो गुटबाजी वाली बात है, देखो होता क्या है, राजनीति है। राजनीति में ऊपर नीचे होते रहता है और ये गुटबाजी जो है हमारे और अदर पार्टी के लोगों द्वारा जो है, उनको ऐसा लगता है कि हम इनको फोड़ लेंगे, इनके बारे में ऐसा बोल देंगे, इनके लिए ये कर देंगे, तो इनका जो है सम्मान सामने वाले में कम हो जाएगा। ऐसी कोई बात है नहीं। वो विपक्ष के लोग अपना काम करते हैं और पार्टी के लोग समर्पित भाव से सेवा भाव करते हैं, कोई गुटबाजी नहीं। खैर, ये तो सुन के थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे कि बीजेपी जो है कि इस बात को मतलब उतना नहीं मानती है, स्वीकार ही नहीं करती। बेसिकली सबका काम करने का मतलब तरीका अलग हो सकता है। जी जी, लेकिन जो सोच है वो एक ही है। एक ही सोच। तो एक थोड़ा सा निजी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन है जो टाइम आने पर अपने जो भी उनके विपक्ष के जो भी नेता होते हैं उनको टारगेट करते हैं, उनके बारे में टिप्पणी करते हैं, लेकिन जब कोई फंक्शन पड़ता है तो उस फंक्शन में उनको भी इनवाइट करके उन्हें जिस तरह से उनका स्वागत किया जाता है, वो मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि यही वो व्यक्ति है मतलब जिनके बारे में इन्होंने टिप्पणी की थी, चाहे इनके बारे में ऐसा कुछ बोला हुआ था। जी जी जी। तो ये मतलब क्या माजरा रहता है आखिर? क्योंकि बोलने के लिए संदीप जी की बोलने के लिए कि फलाना आदमी ने उनके बारे में टिप्पणी की है, चाहे उन्होंने किया है, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो सब चीज़ें एकदम साइड हो जाती है। होता क्या है मैं बताऊँ आपको, देखो आप भी जानते हो कि अगर किसी की सरकार बनी है तो विपक्ष बैठाया जाता है। विपक्ष इसीलिए बैठाया जाता है कि कार्य सही तरीके से किया जाए। और हम लोग तो खुशनसीब हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें कोई बोल रहा है, समझा। अगर पार्टी कुछ काम कर रही है, पार्टी के नेता कुछ काम कर रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन ले रहा है तो वो अगली बार और अच्छा काम करेंगे और फिर हम भी उनसे ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो ये बोलना, टिप्पणी करना ये अच्छी बात होती है, लेकिन अंदर से सब एक रिलेशन में रहते हैं और होना भी चाहिए। पार्टी अपनी जगह होती है, रिलेशन अपनी जगह होता है, राजनीति अपनी जगह होती है। राजनीति के भी दो पहलू हैं। एक जो है हमेशा पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करना, एक लोगों के लिए भाव करना। अभी आपने कहा ना कि कैसे पार्टी को कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान सोचती है, तो ये भाव होता है।
आप हमारे हो तो हमारे रहोगे। हम्म, हमारा तो भाव ही है ना सेवा करने का। बिल्कुल। तो एक एक ये मतलब मुझे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा और जी कि जैसे आपने बताया है कि एक पार्टी जो भी मतलब काम वगैरह है वो एक तरफ रहता है, जी। जब मुलाकात होती है तो वहाँ पर हम लोग दोस्ती यारी की तरह दोस्ती यार मिलते हैं। जी तो लेकिन जब वही लोग जब अपने ही कार्यकर्ता को अपने ही समाज के लोगों को जो भड़काते हैं एक दूसरे के खिलाफ, जी उनमें तो वो सोच नहीं होती है। उनमें तो ये होता है कि यार मेरा ये विपक्ष नेता का पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे मेरा विपक्षी है, चाहे मेरा दुश्मन है, चाहे मेरे पार्टी का नहीं है। जी। तो उनमें मतलब वो भावना क्यों आ जाती है? तो ये भावना नेताओं में होना चाहिए, ना कि कार्यकर्ताओं में होनी चाहिए। नहीं, ऐसा मैं बता दूं आपको, ये भावनाएं जो होती है ना वो विपक्ष पार्टियों की होती है, समर्पित पार्टियों की नहीं होती है। अभी यहाँ पे महायुति की सरकार है महाराष्ट्र में। हमारे मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस साहब, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार दादा, ये सब महाराष्ट्र को चला रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई कटाक्ष है ही नहीं। लोग समर्पित भाव से सेवा भावी हैं, काम करते हैं। विपक्ष के लोगों के पास कुछ काम है नहीं, वो एक दूसरे के तोड़ने का काम करेंगे, वो एक दूसरे की शिकवा शिकायत करेंगे। उनके पास जब बोलते हैं कि जिसके पास कुछ काम ही नहीं है तो क्या करेगा, वो दूसरे के यहाँ बैठ के जो है खाली उल्टा सीधा बात करेगा। अब आपके पास बैठेंगे तो आपकी चर्चा करेंगे, हमारे पास बैठेंगे हमारी चर्चा करेंगे, आपकी शिकायत करेंगे। तो विपक्ष के लोगों का ये हमेशा का काम रहा है। तो वो किसी भी पार्टी का वो किसी भी पार्टी को जाके बस खाली चुगलखोरी कर रहा है उनको। अच्छा, ये कहते हैं कि इलेक्शन फाइट करने के लिए जी मतलब एक तो या तो बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए विथ लॉट ऑफ अमाउंट, या फिर उनका मतलब जो पहचान है तो वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी आदमी को टिकट मिलता है और इलेक्शन फाइट करता है। क्या इस बात में सच में सच्चाई है? क्योंकि जो कार्यकर्ता कई सालों से अपना योगदान देते आ रहा है, कई सालों से एक ही पार्टी के पीछे अपना दिन रात मेहनत करते हुए आ रहा है, और टाइम आने पर उससे जब दरकिनार किया जाता है तो मतलब वो जो भावना जो उसके मन में जो जगती है, यार मैं इतना समय इस पार्टी को दिया हूँ और जब टिकट की बात आई तो मुझे यहाँ से काट दिया गया। और ये फिलहाल बीजेपी में, फिलहाल के वक्त में बीजेपी में बहुत जगह पर ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो ये बात में कितनी सच्चाई है? मैं बता दूं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबसे पीछे लास्ट पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करती है। आज आप एकदम पीछे बैठे रहो, पार्टी का फोकस आपके ऊपर रहेगा। यही एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे सबका सम्मान होता है, चाहे वो ऊपर हो, जो चाहे वो बड़े नेता से संपर्क में हो या छोटे नेता से संपर्क में हो, उसका कार्य बोलता है। वो आदमी जितना कार्य करता है, पीछे बैठ के कार्य करने वाला आगे आता है, आगे बैठा हुआ व्यक्ति पीछे नहीं जा सकता। लेकिन पीछे से हर कार्यकर्ता आगे आ रहा है और पार्टी हर लोगों का सम्मान कर रही है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि मुझे टिकट मिल जाए, जरूरी नहीं कि मेरे ऊपर जो बैठे हैं उनको भी टिकट मिल जाए, लेकिन हम सेवा भावी, हम समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम करते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल ऐसे देखने के लिए मिल रहा है कि किसी स्टेट में जो एक कार्यकर्ता जो काफ़ी समय से मतलब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, शायद आपको कहीं ना कहीं पता ही होगा वो चीज़ कि काफ़ी समय से वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और उनको बहुत उम्मीद थी कि इस साल उनको टिकट मिल जाएगा जी। लेकिन टिकट उस व्यक्ति को मिला जिसे राजनीति का मतलब र तक नहीं पता। तो ये इस बात से आप कितने सहमत है? तो कहीं कहीं सिचुएशन जो है पार्टी के लिए मजबूरी बन जाती है। क्या होता है कि जब पार्टी के लिए कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं मिलता तो वहाँ पे सर्वे होता है। उस सर्वे में जात विशेष और किस समुदाय के वहाँ के लोग ज़्यादा हैं, किस मात्रा में कौन सी जात ज़्यादा है और किसके सपोर्टिव से वहाँ जो है सरकार बन सकती है, वहाँ का कैंडिडेट जीत सकता है, तो वहाँ पे पार्टी उसी व्यक्ति को खड़ा करती है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं खड़ा करेगी जो जिसके पीछे कोई समुदाय ना हो। आज के डेट में अगर आपको चुनाव लड़ना है या फिर आपको
पार्टी कैंडिडेट बना रही तो बकायदा इसका सर्वे कराती है पार्टी, क्योंकि पता लगा आपको पार्टी ने टिकट दे दिया और आपके पास कोई समुदाय नहीं है, आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, तो आप कैसे चुनाव जीतोगे। तो पार्टी हमेशा सर्वे करा के आपके समुदाय का निरीक्षण करवाती है। पार्टी देखती है कि कौन सी बिरादरी कितने मात्रा में कहाँ पे ज़्यादा है और कौन से व्यक्ति का वहाँ पे प्रभाव ज़्यादा है, भले वो अगल बगल का हो, फिर वहाँ पे लाके पार्टी जो है उसको अपना ABF फॉर्म देके चुनाव लड़ाती है। लेकिन जिस व्यक्ति को संदीप जी मतलब राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उससे इलेक्शन लड़वाना ये कितना सही है? अगर जिसे आपने चुना है उनके अलावा भी आपकी पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, चाहे हो सकते हैं कि जो मतलब उस चीज़ के लिए योग्यता मतलब उनमें है कि हाँ ये व्यक्ति ये काम मेरा करके दे सकता है, चाहे ये इलेक्शन जीत सकता है, तो उसे दरकिनार करके किसी और नए चेहरे को उस पार्टी में लाना कितना सही है? कि ये तो मतलब एकदम मोस्टली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कुछ पार्टी से तो गलती नहीं होती है हमारे यहाँ। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को दरकिनार कर दिया जाए या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाया जाए। मैंने बताया ना आपको कि कोशिश यही रहती है पार्टी का कि हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया, उचित सम्मान दिया जाए और हर कार्यकर्ता को आगे आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही अपना बच्चों से दिखाती है, पार्टी के प्रति समर्पित लोगों को आगे बढ़ाती है। और अगर ऐसा है कि जो जैसा आप बोल रहे हैं कि दरकिनार कर दिया जाता है तो नहीं दरकिनार, लेकिन अगर ऐसा होता है कि दरकिनार करती है तो पार्टी उसके लिए उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ बड़ा कुछ रख देती है, ऐसा समझ के चलो। बस उसके अंदर वो भावना होना चाहिए। खैर जी, अभी इस टॉपिक से हम हटते हैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है जी, और इस इलेक्शन में अगर आपको टिकट मिलता है जी, और आप जीत जाते हैं जी, तो अगर आपको कुछ बदलाव करना होगा तो आप सबसे पहला क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखो मेरा जो उद्देश्य है सेवा का है, मुझे राजनीति नहीं करना है। मैं ना लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहने का प्रयास करूँगा और मुझे राजनीति आता भी नहीं है सेवा के अलावा। मुझे जो बदलाव करना होगा, अगर मुझे कुछ लोगों के लिए करना ही होगा तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, उनके सुख दुख में खड़ा रहूँगा, उनके हर कार्यक्रम को अटेंड करूँगा, उनके यहाँ हमेशा उनको क्या तकलीफ हो रही है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, उनके आने जाने के लिए रास्ते का पूरा जो है बंदोबस्त करूँगा, उनको पानी की समस्या ना हो उसका भी विशेष मैं ध्यान दूँगा, उनके यहाँ उनकी बिल्डिंग उनकी सोसाइटी में क्या तकलीफें हैं वो सब दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। हर व्यक्ति को मैं खुशहाल देखना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति चाहे वो मेरे वार्ड का हो, मेरे प्रभाग का हो, मेरे शहर का हो, मेरा ये की ध्येय रहेगा कि सेवा में समर्पण। मेरा जो उद्देश्य है सेवा है, सेवा में समर्पण भाव से मैं रहना चाहता हूँ और हमेशा लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ और लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त भी होता है। बस ये है कि अगर मुझे मेरी यहाँ की जनता ने स्वीकार किया और मुझे नगर सेवक बनाया, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो है यहाँ के रोड रास्ते जो भी तकलीफ़ें हैं, नाले गटर, सारी समस्याओं को दूर करूँगा मैं। ये मेरा वादा रहेगा सभी जनता जनार्दन से। जैसे कि मीरा भाईंदर जिस तरह का शहर है, एक मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे मीरा भाईंदर इतना बड़ा शहर है हमारा, जी, है ना, तो हमारे शहर में दो सरकारी हॉस्पिटल्स है, जी, राइट? तो उन सरकारी हॉस्पिटल में जो सुविधा मिलना चाहिए, जो बेसिक जी, जो चीज़ें होती है वो नहीं मिलती है। जी, इस पे मतलब हमारे यहाँ की जो भी गवर्नमेंट है वो उस पर मतलब एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? वो अब भले टेम्बा हॉस्पिटल का है चाहे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का है, वहाँ की स्थिति आज की तारीख में क्या है? यहाँ के सरकारी जो स्कूल्स हैं उस पर किसी की नज़र नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसी पढ़ाई हो रही है, वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई है। जी। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि
दोनों हॉस्पिटलों का कायाकल्प जो है बदला जा रहा है। अभी हमारे आज ही हमारे 145 विधानसभा प्रमुख बड़े भाई श्री रवि व्यास जी ने लेटर दिया है आयुक्तालय साहब को कि जो है एम्बुलेंस खराब है। हमारे यहाँ 12 एम्बुलेंस है, उसमें तो 2-4 खराब है, लोगों के प्रभाग में नहीं पहुँच पा रहा है। आज उसके लिए भी लेटर दिया गया है और यहाँ का जो दोनों हॉस्पिटल के जो यूनियन हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है और डॉक्टरों से भी, अच्छे डॉक्टरों से संपर्क करके दोनों हॉस्पिटलों को जो है सुंदरीकरण कराया जा रहा है और आने वाले समय में यहाँ पे एक बड़े हॉस्पिटल का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे आदरणीय यहाँ के लोक लाडले विधायक श्री नरेंद्र मेहता जी के द्वारा एक हॉस्पिटल बड़ा, जो यहाँ पे जो सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल के लिए हमें बॉम्बे जाना पड़ता है वो मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए अब ये सुविधाएं मीरा भाईंदर में उपलब्ध होगा। इस पे विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन विचार विमर्श आपने जो बोला जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारी जो चीज़ें हैं जी, अगर वही सरकारी चीज़ों को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उससे वसूला जाएगा सरकारी जी, लेकिन उसी सरकारी अस्पतालों में चाहे स्कूलों में जो सर्विस नहीं मिल रही है आम जनता को, इसके लिए इतना ज़्यादा सोचने की मतलब आखिर क्या ज़रूरत पड़ जाती है? मैं बता दूं, देखिए उसमें आज के डेट में हमारे दोनों हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटल भाईंदर वेस्ट और मीरा रोड में सारी सुविधा उपलब्ध है। कारण क्या है कि हम उन सुविधाओं का ना सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज के डेट में हमें, अब भाई सरकारी हॉस्पिटल है, पब्लिक बहुत है। आज के डेट में 15 से 20 लाख आबादी का ये शहर है, जनता ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं भीड़ ज़्यादा हो जा रही है। पब्लिक ज़्यादा हो जाती तो लोग निकल जाते हैं वहाँ से कि इतनी भीड़ में हम कैसे डॉक्टर को दिखाएंगे। समय, मतलब किसी के पास समय है नहीं। तो समय को देखते हुए हमारे जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने और हमारे यहाँ के विधायक नरेंद्र मेहता जी ने उनसे बोला कि ऐसी समस्याएं मीरा भाईंदर में है और उन्होंने तुरंत जो है हॉस्पिटल के लिए लेटर डाला हुआ है। वो भी जल्दी हो जाएगा तो लोगों को सुविधाएं मिलना चालू हो जाएगी। अभी आपको मैं बता दूं, मीरा भाईंदर शहर में आपको हर चीज़ उपलब्ध है। मेट्रो आ गई, कोर्ट आ गया, कलेक्टर है, तहसील ऑफिस है, सारी सुविधा यहाँ पे हो गई। अभी ऐसा कुछ बचा नहीं मीरा भाईंदर शहर के लिए। हमारे यहाँ के नेतागण ने हमें पूरी तरह से हमारी जनता को खुश करने के लिए, जनता को परेशानी ना हो इसलिए यहाँ पे सारी व्यवस्था करा दिए गए हैं। नहीं तो हमें कोर्ट जाने के लिए थाना जाना पड़ता था, आरटीओ जाने के लिए थाना जाना पड़ता था। अभी वो सब सुविधाएं तो आपके घर के बगल में हो गई है। मुझे तो लगता है ना और एक ऑफिस खुलना चाहिए पासपोर्ट का। नहीं, वो भी हो जाएगा। तो मलाड जाना पड़ता है, हाँ, थाना जाना वो भी हो जाएगा। हमारे यहाँ के जो भाई लोक लाडले नेता हमारे विधायक जी हैं वो भी कराएंगे। क्योंकि पासपोर्ट का मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हाँ, मलाड जाओ चाहे थाना जाओ, अगर मीरा भाईंदर में अगर हो जाए तो ये आप सोच सकते थे कभी कि यहाँ पे आरटीओ आ सकती है? नहीं, वो तो मतलब आप सोच सकते थे कभी और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुंबई में भी ये सुविधा नहीं है कि मेट्रो, फिर ब्रिज, ऊपर गाड़ी, फिर उसके नीचे गाड़ी। खाली मीरा भाईंदर शहर में ही ये सुविधा उपलब्ध है। तो मीरा भाईंदर शहर में ट्रैफिक, और सबसे बड़ी बात है कि मीरा भाईंदर शहर में आप एक रोड से निकलते हो तो दूसरे के रोड से भी आप एग्जिट हो सकते हो। राइट, हाँ। एग्जिट होने के लिए आपको 4 से 5 रोड दिए गए हैं। आप चाहे गली में जाओ, चाहे रोड पे जाओ, चाहे मार्केट में जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इधर से जा रहे हो तो रोड चलो किसी कारण बस बंद है, आप पीछे से भी जा सकते हो। और वो भी छोटे रोड नहीं, सब 50-50, 60-60, 100-100 फीट के रोड हैं। तो मीरा भाईंदर शहर तो विकास कर ही रहा है ना, और बहुत तेजी से विकास किया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये रहता है ना संदीप जी कि मीरा रोड में ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, लाइक मैकडी है, KFC है, डोमिनोज है, चाहे मॉल्स है, चाहे मेट्रो है, इससे मतलब
आम जनता को क्या फ़र्क पड़ता है जब उनको बेसिक चीज़ें मतलब प्रोवाइड नहीं करता, आप टाइम पर डिलीवर करके दे रहे हो? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काशी मेरा साइड में है, चाहे जी। और भी अन्य साइड भी है जहाँ पर चौल है, झोपड़पट्टियाँ हैं जहाँ पर जी। काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, वहाँ पर 3-3 4-4 दिन तक पानी नहीं आता। जी। और यहाँ पर कुछ ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर मतलब कनेक्शन दिया गया, भरपूर पानी दी जाती है, वहाँ पर 3-3 4-4 दिन तक पानी नहीं आता। लोग इतने परेशान हैं बेचारे कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। खैर नहीं, वो तो पानी की असुविधा हुई है और आई मीरा थिंक भाईंदर शहर में। हमारे विधायक जी ने भी शायद बोला था कि 24 घंटा पानी आएगा। पानी आएगा, तो वो विधायक 24 जी ने जो वादा किया है उसे हाँ। पूरा करेंगे और उसी के लिए वो वादा पूरा होते दिख रहा है। आज हर, चाहे वो काशी मीरा हो, चाहे मीरा रोड हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे भाईंदर हो, चाहे उत्तन हो, चारों तरफ जो है आप देख रहे हैं कि पाइपलाइन का काम चालू है और 24 घंटा पानी आएगा ही आएगा मीरा भाईंदर सर, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं ना कि उसमें अभी कितना टाइम नहीं, टाइम नहीं है अभी, तो ज्यादा मुझे लगता है कि सूर्या डैम से वहां पे सब ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अब जो भी काम बाकी है, यहाँ पे पाइपलाइन का काम बाकी है। अब जब तक पाइपलाइन होगा नहीं, जगह जगह पाइप जाएगी नहीं, तो सुविधा नहीं हो सकती है। अब आपको मैं बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश आज योगी जी ने जो घर घर टोटी का ये किया है, 2 साल पहले उन्होंने सबको बोला भाई आपके घर घर जो है नल लगेगा, और वास्तविकता ये है पूरा आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो है घर घर 24 घंटा पानी आ रहा है। किसी को नल लगाने की आवश्यकता नहीं है, चापाकल लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई समरसेबल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सेम सुविधा मीरा भाईंदर में भी वही होने जा रहा है। आपको 24 घंटे आप नल खोलिए, पानी लीजिए। मतलब 24 घंटे पानी का जो सपना है, लोग मतलब काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि वो सपना आखिर कब पूरा होगा। खैर आज मैं बता दूं आपको कि इसके पहले आपने देखा होगा जब पब्लिक यहाँ कम थी, 4 लाइन था, पब्लिक कम थी तो पानी की असुविधा नहीं होती थी। लेकिन जब नए नए प्रोजेक्ट बनने चालू हो गए, पब्लिक आना चालू हो गए, लोगों को लगा कि अब मीरा भाईंदर जैसे शहर में हमारा घर हो, हमारे दुकान हो, हम रहें, हमारा भी नाम ऊंचा होगा। तो लोगों की भावनाओं ने अपने भावनाओं को समझा और यहाँ मीरा भाईंदर ने जब प्लेट लेना चालू किया तो पब्लिक बढ़ी, जनता बढ़ी, और जनता बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं तो आपको कुछ न कुछ कमियां तो आएगी। क्योंकि जो हमारी सुविधा है, अब समझो आपने 4 जन के लिए भोजन बनवाया, अब 8 जन आ जाएंगे तो मुश्किल तो हो ही जाएगी ना। तो वो 8 जन के लिए फिर थोड़ा समय लगेगा, मिलेगी चीजें तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा फिर बनाने में टाइम लगेगा, 1 आधे घंटे का और टाइम लगेगा। तो यही चीजें हैं। मीरा भाईंदर शहर जैसा कोई शहर नहीं रहेगा, इतना समझ के रखो आप। आने वाले समय में यहाँ पे सारी सुविधाओं से ये सजेगा शहर। और मैं आपको बता दूं, जो नाली गटर गंदगी की बात होती है, जो विपक्ष के लोग बोलते हैं अरे गंदगी है, वो गंदगी है, मीरा भाईंदर शहर ही एक ऐसा शहर है जिसको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया है साफ सफाई के मामले में। मीरा भाईंदर भी बहुत सारे सवाल उठे ना, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे, शायद आपको पता ही होगा कि मतलब, खैर पता है मुझे, लेकिन आज भी आप जहां से भी निकलते, देखो जहां विपक्ष है वहां तो कुछ ना कुछ सवाल उठेगा ही उठेगा। हर चीज को हम देखो, हमारा जो काम है, अब हमारे मन से तो आपका मन नहीं मिल सकता। आप हमसे सवाल करेंगे, हम आपको जवाब देंगे, आप उसमें हमारे जवाब में आप कितने संतुष्ट होगे वो तो आपको पता है, मुझे नहीं पता है। अब पूरी तरह से मैं आपको संतुष्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपके सवालों का जवाब दे पा रहा हूँ। उसमें कहाँ गलती हो रही, कहाँ, लेकिन ये आपके माइंड में है, ये आपके माइंड में है। तो हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग काम करते हैं। छोटी मोटी गलतियां तो हर इंसान से होती है। हम 4 पौधे लगाए, अब एक पौधा सूख गया, अब विपक्ष उसको फोटो लेके डाल देगा कि देखो ये नेता ने पौधा लगाया सूख गया। अब भाई पौधा है, जमीन है, मिट्टी वहां की कमजोर हुई, पौधा सूख गया, उसमें नेता की क्या गलती, कार्यकर्ता की क्या गलती, सही है गलत है? तो हर जगह सही और गलत दोनों चीजें होती है, बस समझने का फर्क होता है। उनको अपना लाल करना रहता है कि नहीं हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, भारतीय जनता वो पार्टी वो कर रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी हिंदू सनातन को लेके चलने वाली पार्टी है। आज हमारे आपके अंदर ऊर्जा का जो स्रोत बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बढ़ाया है।
आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम लोग अपना वर्चस्व बढ़ा के रखे हैं। हमारा हिंदू जागा है। आप देखिए हर जगह जगह जहाँ भी हम जा नहीं पाते थे, रामायण और कीर्तन और सुंदरकांड नहीं कह पाते थे, आज हम वहाँ जाके सुंदरकांड करते हैं, रामायण कहते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं उनके बीच में। तो ये हमारा सनातन है, ये हमारे, हम सब हिंदुत्ववादी हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व को लेके चलने वाली पार्टी है। तो कैसे हमारा नुकसान हो सकता है? अब जिनको हिंदुत्व के बारे में पता नहीं है, जो उन्होंने कभी हिंदुत्व को देखा नहीं है, वो तो विपक्ष में है, वो तो बोलेंगे ना कि अरे पार्टी ये कर रही है, पार्टी वो कर रही है। जैसे लास्ट टाइम बोला था कि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बट अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैं जानना चाहूँगा, इवन सारे लोग जानना चाहेंगे कि ये जैसे पार्टी में जो भी लोगों को पद दिया जाता है जी, वो किस बिहाफ पे उन्हें सिलेक्ट किया जाता है कि इन्हें नगर सेवक का टिकट दिया जा सकता है, चाहे सचिव हो सकते हैं, चाहे महासचिव हो सकते हैं, चाहे अध्यक्ष हो सकते हैं, तो वो किस चीज़ों पर मतलब आई मीन ये किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है? देखो मैं आपको बता दूं कि पार्टी तो संगठन अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ती है। तो पार्टी जो भी पद हम जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को देती है, तो वो देखती है कि मैं किस रूप में क्या कार्य कर सकता हूँ, मेरे कार्य करने की शैली कितना फास्ट है और कितना स्लो है। तो मेरा कार्य करने की शैली अगर तेज है तो मुझे उस तेज रफ्तार में डाल दिया जाएगा। अब मेरे कार्य करने की शैली अगर स्लो है, थोड़ा टाइम दे पा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे वहां बैठाया जाएगा। अच्छा। तो ये खाली पार्टी के संगठनकर्ता, जो संगठन को चलाने वाले लोग हैं, वो देखते हैं, आपके कार्य को देखते हैं कि सामने वाला सेवा तो करेगा, लेकिन सेवा के रूप में कितना सेवा कर पाएगा। सेवक तो है वो, लेकिन कितना सेवक बन पाएगा, कितने लोगों की सेवा में वो खड़ा हो पाएगा और कहां नहीं हो पाएगा। तो उस चीजों को देखते हुए जो है पार्टी संगठन को आदेश देती है। संगठन के जो कार्यकर्ता, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को चुनते हैं और फिर उनको आगे लेके जाते हैं। खैर, अभी जो लोग जैसे बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे जो भी मतलब पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे आगे देखेंगे, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है और सनातन को बढ़ाने वाली पार्टी है। आप लोग ये देख सकते हैं कि हर जगह, अभी यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार देख लीजिए, विंध्यवासिनी माँ का जीर्णोद्धार देख लीजिए, अभी मथुरा बाकी है, वहाँ का भी जीर्णोद्धार हो जाएगा। हमें सारी सुविधा मिल रही है, सारे कार्य, जो चीज़ें हमें जहाँ जाने में तकलीफ़ होती थी, आज वहाँ पे बड़े बड़े कॉरिडोर बनाए गए, बहुत सारी सुविधा हमें उपलब्ध हो गई। आज हम यहाँ महाराष्ट्र, यूपी जाते हैं तो 15 से 16 घंटे में यूपी पहुँच जाते हैं। इसके पहले जब हम जाते थे 10 साल पहले, तो हमें 30 घंटा 35 घंटा समय लगता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से कार्य किया जाता है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि आप सभी लोग संगठन को आगे बढ़ाएं, और अगर आप लोग यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर के लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक को लाइक करें। संदीप तिवारी के नाम से मेरा फेसबुक लाइव चलता है, और संदीप तिवारी इंस्टाग्राम है, संदीप तिवारी ट्विटर भी है। और अगर किसी को कहीं भी कोई ज़रूरत है, मैं आप सभी लोगों के बीच में 24 घंटा 7 दिन खड़ा रहूँगा आपकी सेवा के लिए। मैं सेवा भावी आदमी हूँ। आप सेवा का मौका देंगे तो हम सेवा करने ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, ये हैं संदीप तिवारी जी, जिनसे आज काफ़ी बातचीत हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट गलत है, चाहे कोई इनकी जो विचारधारा है, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको
गलत लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट गलत लगा है। खैर इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और वीडियो को मैक्स टू मैक्स शेयर करने की कोशिश कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।